हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन स्टैटिस्टिक्स की मॉक टेस्ट पेपर पे है, दैट इज़ एमटीपी पे। और आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू मार्च 2022। अच्छा, 2022 में अभी तक 3 मॉक टेस्ट पेपर अपलोड किए गए हैं आईसीएआई की तरफ से। फर्स्ट मार्च 2022 में अपलोड हुआ था, नेक्स्ट जून में, एंड देन नेक्स्ट नवंबर में। अभी एक और ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने वाले हैं 28 नवंबर से। तो जून का भी हम बहुत जल्दी डिस्कशन सेशन अपलोड करेंगे, बट आज हम लोग मार्च 2022 का मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इन मॉक टेस्ट पेपर के अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो तो सब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे हम साथ ही साथ पीडीएफ अपलोड कर दे रहे हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग पार्ट बी दैट इज स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ये है हमारा मार्च 2022 से रिलेटेड मॉक टेस्ट पेपर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नवंबर 2022 के मॉक टेस्ट पेपर में हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो अब मीडियन की बात करें तो नो डाउट हमने जब ओगिव पढ़ाया था वहाँ ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्योंकि ओगिव लेस देन ओगिव हो या मोर देन ओगिव हो, दोनों ही केस में आप बहुत ही ईजिली मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओगिव। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या हिस्टोग्राम की बात करें तो इसकी हेल्प से ना हम लोग मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये हिस्टोग्राम बना है एंड क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, तो इसकी हेल्प से आप ये बता सकते हो कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, दैट इज मोड आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ओगिव्स। क्वेश्चन नंबर 62 भी हमने लास्ट जब नवंबर 22 का सेशन अपलोड किया है मॉक टेस्ट पेपर, उसमें ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था और ये इंस्टीट्यूट की मैट का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड्स रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स गिवन है। सबकी कॉस्ट अलग अलग और ये सारी कॉस्ट यूनिट्स में गिवन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल्स फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर। अब क्वेश्चन में देखो जो हमसे पूछ रहा है डिफरेंस पूछ रहा है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रेंज पूछ रहा है, बट ये जो रेंज है ना ये इनको कैलकुलेट करके बताना है सेंट्रल एंगल्स के फॉर्म में। और सेंट्रल एंगल्स का टोटल कितना होता है 360 डिग्री। हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी हैं वो किस यूनिट में दी हैं, यूनिट्स में। क्लियर, हम कह सकते हैं रुपीज़ में दी है या यूनिट्स में दी है, क्योंकि यहाँ कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे 360 डिग्री में और उसके बाद डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो कॉस्ट है वो आपको लिखना होता है, फिर आप उसका टोटल कैलकुलेट करते हो और टोटल कैलकुलेट करने के बाद हर एक इंडिविजुअल कॉस्ट को उस टोटल से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री से। इसी तरीके से आप सारा कैलकुलेशन कर लेना, हम सिर्फ और सिर्फ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का कर रहे हैं। इसका टोटल आएगा 48 डिग्री और इसका टोटल आएगा 140 डिग्री। तो लार्जेस्ट हो गया 140 डिग्री और स्मॉलेस्ट आएगा 48 डिग्री। बाकी आप कैलकुलेट करके देख लेना, जब हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर आएगा 92 डिग्री और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हाँ इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको पूरा का पूरा एक सिनेरियो बना करके दिया है, आप उसको डिटेल में स्टडी करते जाओ और उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाते जाओ, सो दैट आपको एट द एंड जो कैलकुलेट करने बोला होगा क्वेश्चन में आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ देखो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि इन स्टडी रिलेटिंग टू द लेबरर्स ऑफ अ जूट मिल इन वेस्ट बंगाल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड। और इन्फॉर्मेशन क्या है, 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज वर फीमेल्स एंड 40% ऑफ देम वेयर मैरिड। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में ना जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 100 है, बट एक बार आप ऊपर ऊपर से रीड करके देख लेना, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्वेश्चन में दिया है तो फिर 20% उसी का कैलकुलेट करेंगे। 30 फीमेल वर्कर्स वर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, कंपेयर टू दिस आउट ऑफ 600 मेल वर्कर्स 500 वर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन एंड 50% ऑफ द मेल वर्कर्स वर मैरिड। अब देखो इस तरीके से अगर रीडिंग करेंगे इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कभी भी नहीं समझ में आएगा। हम सिंपली क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को रीड करेंगे एक एक लाइन और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डायग्राम बनता जाएगा हम बना लेंगे। अच्छा, उसके पहले एक पॉइंट देखो, यहाँ पे लिखा है कि टोटल मेल मेंबर्स कितने हैं 600। तो यहाँ से क्या हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि टोटल एम्प्लॉयज़ में फीमेल कितनी है 20%, तो बट ऑब्वियस मेल कितने होंगे 80%। तो ये जो 600 है ये किसको डिनोट करा है 80% को, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने रहे होंगे 750। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो फिर स्टार्टिंग से रीड करेंगे, लिखा है 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़। इस टोटल एम्प्लॉयज़ में से 20% क्या है, फीमेल है, तो इसका 20% क्या हो जाएगा, फीमेल के लिए एफ लिख रहे हैं, 20% कितना हो जाएगा 150। तो बट ऑब्वियस बाकी जो बचे वो मेल होंगे, दैट इज 600। आगे क्वेश्चन में लिखा है 40% ऑफ देम आर मैरिड। इसमें 40% मैरिड है, दैट इज 40% कितना हो जाएगा 60 फीमेल, ये मैरिड है। और बट ऑब्वियस 150 में अगर 60 मैरिड है तो 90 क्या होंगे, अनमैरिड। नेक्स्ट लाइन बोला है कि 30 फीमेल वर्कर्स वर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब फैक्ट्रीज में क्या होता है कि ट्रेड यूनियन के लोग मेंबर होते हैं। ट्रेड यूनियन बेसिकली एक ग्रुप होता है लेबर्स का। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल में से 150 में से 30 फीमेल ऐसी हैं जो कि ट्रेड यूनियन की मेंबर नहीं है। तो बट ऑब्वियस बाकी जो 120 है ये ट्रेड यूनियन की मेंबर्स होंगी। क्लियर। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कंपेयर टू दिस आउट ऑफ 600 मेल वर्कर्स 500, इनमें से 500 मेल मेंबर ऐसे हैं जो ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं, तो बाकी 100 क्या होंगे, ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं होंगे। एंड 50% ऑफ द मेल वर्कर्स वर मैरिड। तो इसमें 300 मैरिड हैं और बाकी 300 अनमैरिड हैं। यहाँ तक तो आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि द अनमैरिड नॉन मेंबर। अब नॉन मेंबर क्या है भाई, हम तो यही कह रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, दो चीज़ है कि चाहे मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो चाहे फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो कह रहा है कि मैरिड अनमैरिड, और एक कह रहा है कि वो ट्रेड यूनियन का मेंबर है या नहीं है। तो जब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द अनमैरिड नॉन मेंबर, मतलब अनमैरिड प्लस वो ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं होना चाहिए। मेल एम्प्लॉयज़ व 60, तो जो टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ हैं, अब इसकी बात कर रहा है कि इसमें से 60 ऐसे हैं जो अनमैरिड भी हैं प्लस नॉन मेंबर्स भी हैं। ये अनमैरिड है ना, तो इसमें से 60 कौन है, जो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं है। तो बट ऑब्वियस बाकी जो 240 है वो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होंगे। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि द अनमैरिड नॉन मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज वर 80। अब यहाँ कहीं पे भी मेल या फीमेल मेंशन नहीं किया है। तो इस 750 टोटल में से बात कर रहा है कि इस 750 में अनमैरिड प्लस नॉन मेंबर कितने हैं, 80 हैं। अब इस लाइन का क्रक्स समझो, हम कह रहे हैं कि जब मेल मेंबर्स अनमैरिड कितने 300 और उसमें से नॉन मेंबर कितने हैं 60 और टोटल नॉन मेंबर कितने हैं 80, तो बट ऑब्वियस फीमेल का ये जो अनमैरिड पोर्शन है इसमें से 20 क्या होंगे, वो जो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं हैं और 70 ट्रेड यूनियन के मेंबर होंगे। हम ये पॉइंट फिर से समझा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, लिखा है द अनमैरिड नॉन मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज वर 80। तो जब अनमैरिड में से 60 मेंबर्स मेल मेंबर्स हैं जो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं हैं, तो बट ऑब्वियस बाकी 20 कहाँ से होंगे, फीमेल में से। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ मैरिड मेल नॉन मेंबर टू द मैरिड फीमेल नॉन मेंबर इज। अब क्वेश्चन में जो पूछा उसके लिए पहले आपको ये डायग्राम कंप्लीट कर लेना है। देखो टोटल, यहाँ देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि मेल में से टोटल मेल कितने हैं ट्रेड यूनियन के मेंबर्स 500, जिसमें से 250 कहाँ हैं, अनमैरिड वाले हैं, तो बाकी मैरिड में से कितने हो जाएंगे 260 ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं। एंड 300 मैरिड है जिसमें से 260 ट्रेड यूनियन के मेंबर है, तो 40 ऐसे होंगे जो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं है। सेम यही चीज़ आप फीमेल के केस में भी अप्लाई कर लो कि फीमेल में टोटल फीमेल्स में से कितने मेंबर है 120 और 120 में से 70 आ गए अनमैरिड में, तो बाकी 50 कहाँ आ जाएंगे, मैरिड में जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, और बाकी 10 ऐसी मैरिड फीमेल हैं जो कि ट्रेड यूनियन की मेंबर नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो डिमांड किया क्वेश्चन में कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आपको किसका रेशियो कैलकुलेट करना है, मैरिड मेल नॉन मेंबर्स। ये देखो ये वाले मैरिड मेल नॉन मेंबर्स कितने हैं 40 हैं, टू द मैरिड फीमेल नॉन मेंबर्स, ये रही देखो फीमेल मैरिड नॉन मेंबर, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो सिंपली आंसर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 4:1। होपफुली क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। इसका आंसर होगा सी 4:1।
तो इस तरह के क्वेश्चन में ना, जहाँ आपको पैराग्राफ में इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, सिंपली आप क्या करना है, एक डायग्राम बना लेना, एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जब आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत ईजिली आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे. नेक्स्ट, फॉर द नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59 बेसिकली इंक्लूसिव सीरीज है. द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 0 to 19 इज, क्लास मार्क्स मतलब क्या हो गया, मिड मार्क्स की बात पूछ रहा है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 9.5. दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन. ये टॉपिक हमने ऑलरेडी अपने सेशन में डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट, द क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल आर गिवन. ये Q1 है, Q2, Q3. इट्स क्वार्टाइल डेविएशन इज, अब क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. और मेरे पास क्वार्टाइल 3 दिया है 65, क्वार्टाइल 1 भी ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है 45, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करके दिया है, डिवाइडेड बाय 2. इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10. दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, इफ x and y are related by this equation and standard deviation and arithmetic mean of x are known to be 5 and 10 respectively, then the coefficient of variation is. अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक पॉइंट मिसिंग है, कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इनको ये मेंशन करना चाहिए था कि आपको y का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है. क्यों? क्योंकि अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100. और अगर क्वेश्चन में देखो तो मेरे पास x का भी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और मीन भी दिया हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे, है ना. बट देखो अगर हम लोग कोवेरिएंस ऑफ x निकाले भी तो कितना आया 50, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया है. तो सिंपली हमसे कोवेरिएशन किसका पूछा है, y का पूछा है. और ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको मीन की भी प्रॉपर्टी पता है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की भी प्रॉपर्टी पता है. हमने सबकी प्रॉपर्टीज डिटेल में डिस्कस की हुई है अपने क्लासेस में. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालेंगे, फिर मीन ऑफ y निकालेंगे और फिर कोवेरिएंस ऑफ y निकालेंगे. तो मीन ऑफ y कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपली इस इक्वेशन की हेल्प से मिल जाएगा. ये लाइन इक्वेशन है और हमने मीन की प्रॉपर्टी में बताया था कि ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है. तो हम सारी वैल्यूज को कंसिडर करेंगे. तो मीन y कितना हो जाएगा, देखो मीन x दिया है 10, 20 प्लस 5 दैट इज 25. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन y कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली इसी इक्वेशन से. और हमने बताया था कि अगर हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, दैट इज डिस्पर्जन की, तो ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता बट स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होता. तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x, और हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू मॉड 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x. और स्टैंडर्ड डेविएशन x भी गिवन है 5, तो कितना आया स्टैंडर्ड डेविएशन y 10. हमारे पास मीन y की वैल्यू आ गई, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू आ गई. तो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये y का निकाल रहे हैं. तो सिंपली आंसर कितना आ जाएगा 40. दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज ट्वाइस द मीन. मान लेते हैं ये x है तो मीडियन कितना है 2x. देन द मोड इज डैश टाइम्स द मीडियन. अब अगर हम लोग मोड की बात करें, हमने स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिस्कशन किया है, सिमेट्रिक असिमेट्रिक सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमारा मीडियन ज़्यादा है मीन से, तो नो डाउट जो हमारा मोड है वो ज़्यादा होगा मीडियन से. क्लियर. और ऑप्शन देखो, जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग मोड कितना होना चाहिए 3 टाइम्स. बाकी किसी भी केस में आप देखोगे ना तो आप कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर दो, मोड मीडियन से ज़्यादा नहीं आएगा. इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ए, 3 टाइम्स द मीडियन. और यहाँ सिंपली क्या इक्वेशन बना कि मोड ज़्यादा है मीडियन से एंड मीडियन ज़्यादा है मीन से. क्लियर. नेक्स्ट, इफ एवरेज मार्क्स फॉर ग्रुप ऑफ 30 गर्ल्स इज 80, अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज 70 एंड कंबाइंड एवरेज इज 76, देन हाउ मेनी बॉयज आर इन द ग्रुप. सिंपली यहाँ पे हम लोग कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और कंबाइंड मीन मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है 76 इज इक्वल टू n1 मीन 1, मतलब n1 है 30 और मीन 1 है 80, प्लस n2 मीन 2. n2 हमारे पास नहीं दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय मीन 2 डिवाइडेड बाय 30 प्लस n2. क्योंकि यहाँ हम लोग टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लिखते हैं
बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 20, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 20। कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 सिंपल है, कह रहा है द मीडियन वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले बताया था कि सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इसको आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। फिर सेकंड आप ये देखो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर ऑड है तो फॉर्मूला सिंपली क्या लग जाएगा n+1/2, और अगर इवन है तो फॉर्मूला लगेगा n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ देखोगे ना तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 8, तो नो डाउट यहाँ इवन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और इसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो ये होगा 19, 36, 48, 56, 66, 72, 87, 91। अब सिंपली फॉर्मूले पे अप्लाई कर रहे हैं वैल्यू, तो 8/2 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास क्वेश्चन में 4th टर्म है 56 और 5th टर्म है 66, तो सिंपली क्या हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 66 डिवाइडेड बाय 2, 56 + 66 होल डिवाइडेड बाय 2, और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 61। नेक्स्ट, इफ टू वेरिएबल्स ए एंड बी आर रिलेटेड बाय सी इज इक्वल टू ए बी। बेसिकली किसका फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन का, देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी। अब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी क्या होगा, बट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। If there are 3 observation 15, 20, 25, then the sum of deviation of the observation from their arithmetic mean। अब देखो मीन की हमने जब प्रॉपर्टी बताई थी तो हमने बताया था कि अगर आप डेविएशन निकालते हो हर एक ऑब्जर्वेशन का उसके मीन से और उसका सम करते हो तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 0। इसीलिए इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेट किए भी आप बता सकते हो कि इसका आंसर होगा ए 0। नेक्स्ट, द मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज 110 kg, mean weight of 5 of them is 100 kg and of another 5 students is 125 kg, then the mean weight of the remaining student is। यहाँ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और कंबाइंड मीन हमारे पास कितना दिया है 110 दिया है। पहले 5 स्टूडेंट का जो मीन वेट है वो है 100, फिर नेक्स्ट 5 का 125, और नेक्स्ट 5 का हमसे पूछा है क्वेश्चन में तो हम x ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 15। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 105, कि जो नेक्स्ट 5 का मीन वेट होगा वो कितना होगा 105। ये सारे टॉपिक हमने अपने चैनल पे बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, सबकी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और सीए फाउंडेशन के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ आपको सारे चैप्टर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। तो अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं कवर की हैं तो ज़रूर से कवर कर लेना, सो दैट आप MCQs बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट, इफ़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर इज 64 एंड ज्योमेट्रिक मीन कितना है 16 है, तो आपसे क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन पूछा है। आप ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, उसका फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू AM मल्टीप्लाई बाय HM। क्या हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन दिया है, हाँ 16, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे 16 का स्क्वायर कर देंगे। अरिथमेटिक मीन 64 दिया है और हार्मोनिक मीन नहीं गिवन है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 64, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 4। नेक्स्ट, रिग्रेशन पे हम अभी ऑलरेडी क्लासेस अपलोड कर रहे हैं जहाँ पे हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट डिस्कस कर लिया था, और उसकी एक प्रॉपर्टी थी द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन। अगर ओरिजिन में कोई चेंज होगा तो क्या रिग्रेशन कोएफिशिएंट चेंज होगा, नहीं। हम लोग बेसिकली क्या लेते हैं y इज इक्वल टू bx और x इज इक्वल टू by। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपवर्ड लेफ्ट यहाँ से टू लोअर राइट, देन द कोरिलेशन इज, ये बेसिकली नेगेटिव है। क्लियर, ये किसको डिनोट करा है, नेगेटिव रिलेशन को, कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी नेगेटिव। और ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने कोरिलेशन के नोट्स अपलोड किए थे, जब हमने कोरिलेशन के टॉपिक्स अपलोड किए थे तो वहाँ ये भी डिस्कस किया हुआ है। द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज, अब कोवेरियंस ना 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। नेक्स्ट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज -0.9, मतलब RXY कितना दिया हुआ है -0.9, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो कि कोरिलेशन के कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है। तो सिंपली क्या करेंगे -0.9 का स्क्वायर, और हम कह सकते हैं 0.81, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 0.81। नेक्स्ट,
For a probability of a random variable x is given below, what is the standard deviation of x? सिंपल क्वेश्चन है. अब अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें और क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज दिया है तो फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन का? अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर. क्लियर? तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? जो f है उसका टोटल, दैट इज फ्रीक्वेंसी का टोटल. ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. तो इसका टोटल चाहिए. फिर x का स्क्वायर चाहिए, f को x से मल्टीप्लाई करना और f को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना और टोटल निकाल लेना. तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज़ बता दे रहे हैं कि समेशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 15.45 और समेशन एफ एक्स की वैल्यू आएगी 3.55. जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास अप्रॉक्स आंसर आएगा 1.6874. दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी 1.69. अगर इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, वहाँ हमने ये क्वेश्चन का डिटेल आंसर अपलोड कर दिया है. नेक्स्ट, गिवन दैट टू इवेंट्स ए एंड बी, ए की प्रोबेबिलिटी दी है, बी की प्रोबेबिलिटी दी है और यहाँ पे ना मिस प्रिंटिंग है. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है 3/4. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी? आपसे ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी पूछा है. तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो सबसे पहले हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करना है. क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. अब क्वेश्चन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया है. तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. अब यहाँ एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना. जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 31 डिवाइडेड बाय 60. बस अब हमसे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछा था. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कितना है? 31 डिवाइडेड बाय 60 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 2/3. इसको फर्दर सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा 0.775. दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी.